हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत ही हमारे ड्रामे की फीमेल लीड ची यूई से होती है, जिसे के पैसे दे के ज़बरदस्ती ही इसके स्टेप पेरेंट्स से शादी करवाना चाहते थे। इसके स्टेप सिस्टर चैंग की जगह पे वो लड़का विलेज में रहता है और ये भी उसे यही कह रहे होते हैं कि तुम वहाँ पे उसके साथ ही काम वगैरह करना। हालांकि ग्रैंडपा ने तो इसकी बहन चैंग की शादी फिक्स की थी उस लड़के के साथ, बट अब वो भला कहाँ उस विलेजर बॉय से शादी करने वाली थी। इन लोगों को तो यही लगता है कि वो एक पुअर बॉय है। अब ये भी कह देती है कि बात पैसों की नहीं है कि आप मुझे इतने सारे दे देंगे। उनसे उसी ज्वेलरी वगैरह की बात करने लगी थी जो कि शादी के टाइम उन लोगों ने इन्हें दी थी। ये तो साफ मना कर देती हैं कि बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ मेरी बेटी से बिलोंग करती हैं, तुम्हें तो नहीं मिलने वाली है। जैसे तैसे करके इसके डैड मान ही गए होते हैं कि ठीक है, हम वो तुम्हें दे देंगे, बस अपना सामान जाके पैक करके आओ। ये भी फ़ौरन से पहुंच आई थी और इसके जाने के बाद ही वो नोटिस करते हैं कि चीजुई इनके घर का सारा सामान लेके यहाँ से जा चुकी है। सिर्फ वही नहीं बल्कि जो ज्वेलरी बॉक्सेस पड़े हुए थे वो सारे के सारे ही लेके भाग गई थी। पीछे से ये उसे कोसते रह जाते हैं, बट इनकी सारी बातों का भला कहाँ चीजुई पे असर होने वाला था। ये जैसे ही अपनी बहन को कोस रही होती है तो पीछे से अचानक इसके पाँव पे चोट भी लग गई थी। गांव पहुंचती है तो जिस लड़की के साथ की इसकी शादी अब अरेंज की गई थी उसका घर देख के एकदम शॉक्ड ही रह गई थी, क्योंकि वो किसी मेंशन से कम नहीं लग रहा था। अचानक ही एक मेड को देख के उसे पूछने लगी थी कि क्या यही मिस्टर शू का घर है, तो वो भी कह देती है कि हाँ बिल्कुल। और तुम कौन? जैसे खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है कि मैं उनकी होने वाली वाइफ, मीन के मैं उनकी अरेंज की गई वाइफ हूँ और यहाँ पे रहने के लिए आई हूँ। ये सुन के वो तो गुस्सा ही करने लग गई थी। एक्चुअली मैं ये लड़की जिया हमारे हीरो को पसंद करती है, मिस्टर शू को। इसे बर्दाश्त नहीं करने वाली थी, इससे लड़ाई झगड़ा भी करने ही लग जाती है। इसे बड़ा गुस्सा आता है कि एक मेड होते हुए ये भला ऐसे कैसे कर सकती है, और यहाँ पे फिर नाटक करने लगी थी कि कैसे इसने उसे मारने की कोशिश की। सारी गांव की लेडीज़ जो कि पहले ही नज़रें जमा के बैठी हुई थी इकट्ठी हो जाती हैं कि इधर क्या चल रहा है। ये भी आगे से झूठ बोल देती है कि कैसे मैं तो यहाँ पे अपने हस्बैंड से मिलने के लिए आई थी, यहीं पे स्टे भी करने वाली हूँ, बट ये जो मेड है ना यही इसने पहले मुझे मारने की कोशिश की है। और इसके बाद ही उसे पीछे से चिढ़ाने भी लगती है। और यहीं पे हमारे हीरो की भी एंट्री हो गई थी। पहले तो उसे देख के मुंह बनाती है कि पता नहीं कैसी शक्ल का होगा, बट जैसे उस पर नज़र पड़ती है तो बस उस पर लट्टू ही हो गई थी कि ये तो वैसे काफ़ी हैंडसम है। एंड इसे बड़े प्यार से बात करने लगती है। वो सारे मामलात के बारे में जानना चाहता था कि इधर क्या हो रहा था। अब ये नाटक करने लगी थी कि कैसे इस सिया ने उसके साथ बदतमीजी की है। वो तो अपने डिफेंस में ही बोलने लगी थी कि ये लड़की बिल्कुल झूठी है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप लोगों से झूठ बोल रही है। खैर वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सी होने वाली वाइफ पे ही बिलीव करते हैं। एंड इसे उठाता हुआ घर पे ही लेके आ गया था। ये समझती है कि शायद अभी हम दोनों के बीच किस होगी। अपने लिप्स का पाउट बनाती तो है, बट ये फौरन से उठ खड़ा हुआ था। शू ने तो इसका सारा बायोडाटा निकलवा लिया हुआ था। उसे तो इतना ही पता है कि ग्रैंडपा मेरी शादी चैंग से फिक्स करके गए थे। उसे ये नहीं पता होता है कि उसकी स्टेप सिस्टर खुद चैंग की जगह पे यहाँ पे आई हुई है। अब उसने जो कि उसकी सारी प्रोफाइल निकाली थी, इसे इतना मालूम हुआ था कि वो लड़की तो बहुत ही बदतमीज़ है, साथ ही साथ गोल्ड डिगर भी है। इसे तो मैं अपने दिल में बिल्कुल भी जगह नहीं दूंगा। अब ये यही कह रही होती है कि प्लीज़ क्या आप मुझे यहाँ पे स्टे करने की इजाज़त देंगे, अगर नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अब उसका ये एटीट्यूड एंड बिहेवियर देख के मन में ही सोच रहा होता है कि वैसे जैसा कि प्रोफाइल में बताया हुआ था ये लड़की वैसी नहीं लग रही है। या उसने फाइनली से अपने घर में स्टे करने की इजाज़त दे ही दी थी। ये उसे थैंक यू बोल रही होती है। ये भी कह रहा था कि ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ग्रैंडपा की लास्ट विश थी कि मेरी शादी तुमसे हो, बस यही मैं पूरी करना चाहता हूँ। वैसे भी तुम्हारे पास 1 मंथ का टाइम है, इसके बाद चुपचाप यहाँ से चली जाना। ये भला सिटी गर्ल विलेज में कैसे रह पाएगी, खुद ब खुद इसने यहाँ से चले जाना है। बाकी कुछ मनी की ऑफर इसे देने लगा था कि मैं सिर्फ तुम्हें पैसा दे सकता हूँ, प्यार नहीं, मुझसे और ज़्यादा उम्मीद मत रखना। ये सुन के तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है कि मुझे तो जस्ट मनी चाहिए, बाकी आप कौन मैं कौन इस बात से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। अचानक ही इसकी नज़र विंडो के पार पड़ती है जहाँ कुछ माउंटेन्स वगैरह भी थे और कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। इसे तो इतना मालूम होता है कि सिटी के सबसे रिच पर्सन के पास ही ये प्लेस है। अब इससे पूछने लगी थी कि क्या आप उस बंदे के अंडर काम करते हैं।
अब ये भी मुनासिब नहीं समझता कि इसे क्या ही बताऊं कि वो पर्सन मैं ही हूँ, मिस्टर शू। खैर कोई बात नहीं है, अगर इसे पता ना भी चले तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसने अपनी आइडेंटिटी उसके सामने एक्सपोज नहीं की थी। ये तो वैसे भी जानता है कि एक गोल्ड डिगर है पैसों की खातिर, तो इसने मुझे मेरी बिल्कुल जान छोड़नी ही नहीं है। अब ये फ़ौरन से ही आ जाती है जिया कि इस लड़की को घर से बाहर निकालो, ये झूठ बोल रही थी, मैंने इसे कुछ नहीं बोला था। अब यहीं पे एंट्री होती है शू के छोटे भाई जी की। उसे देखते ही जिया बोलने लगी थी कि जल्दी से इस लड़की को यहाँ से भगाओ, जो भी करना है बस करो। इस बेचारे को तो काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया करती है। अब ये भी बेचारा क्या ही करता, फ़ौरन से भाग के अपने भाई के पास आता है एंड उसे पापा कह के बुलाने लगा था कि पहले भी लड़कियाँ यही सोच के चली जाती हैं कि मैं उन पर एक बर्डन बन जाऊँगा और ये शादीशुदा है मेरे भाई। लेकिन ये तो मन में और ज़्यादा खुश हो जाती है कि अच्छी ही बात है कि इनका तो एक बेटा भी है, मुझे कुछ ज़्यादा यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, मैं तो इसी का ख्याल रख लूँगी। ये तो उससे बदतमीज़ी करने लगा था कि यहाँ से चलिए जाओ, बस मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हो। ये भी फिर भी गुस्सा नहीं करती है एंड इससे पूछने लगी थी कि आपका एक बेटा भी था, आपने इस बारे में बताया क्यों नहीं। ये कह देता है कि नहीं वो मेरा बेटा नहीं है बल्कि मेरा छोटा भाई है, बस ऐसे ही झूठ बोल रहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ और कोई बात नहीं है। ये सुन के तो अब थोड़ा बहुत निराश ही लग रही होती है। ये मैडम जिया इस बेचारे को पे तो बहुत जुल्म सितम किया करती है कि जल्दी से जो भी करना है तुमने इस लड़की को यहाँ से भगाना है, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम जी। अब जी ने तो इसके रूम में एक लीजर्डी छुपा के रखी थी कि ज़्यादातर लड़कियां तो उसे देख के डर ही जाती हैं और ये भी कैसे चीखे चिल्लाएगी, और खुद ब खुद ही इसने यहाँ से डर के भाग जाना है। पीछे से इसका भाई भी आ गया था कि तुम इधर क्या कर रहे हो। इसे साइड पे लेके जाने के बाद जैसे ही रूम में एंटर होता है, ये शावर लेके निकली थी, खुद को इसने टॉवल में लिपेटा होता है, वो अपना फेस कवर करके यहाँ से जाने लगा था। बट तभी लिजर्ड को देख के ये डर के उसे चिपक जाती है, मुझे उससे दूर कर देता है कि क्या कर रही थी तुम। और अचानक ही उसका टॉवल नीचे गिर गया था। अब फ़ौरन से अपनी शर्ट उतार के इसे कवर करता है कि देखो तुम चाहे जो भी ट्राइयाँ कर लो, तुम बिल्कुल भी मेरे टाइप की नहीं हो, मेरी अटेंशन तो नहीं पा सकोगी। एंड फिर इसे इसी मास्टर बेडरूम में आराम करने का कह के खुद तो वहाँ से चला जाता है कि मैं गेस्ट रूम में सो जाऊँगा। ये भी पीछे से मन में सोच रही होती है कि इस लगता है कि इसकी ना टेस्ट काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मैं इसकी टाइप की नहीं हूँ, ऐसे तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, झूठ ही बोल रहा होगा मुझसे। अब अगले दिन इसे देख के जिया ताने मारना शुरू कर देती है कि कैसे इसका हस्बैंड सुबह ही सुबह काम पे चला गया और ये इतनी लेट उठ रही है। इसके तानों का तो उस पर बिल्कुल भी असर नहीं होने वाला था। वो उल्टा इस पर थोड़ा बहुत एंग्री भी होती है कि खुद कैसे मज़े का ब्रेकफास्ट कर रही हो जबकि जी को बहुत ही अजीबोगरीब सा खाना दिया हुआ। तो उसे आंखें दिखाती है कि जो भी खाने के लिए देगी तुमने नहीं खाना है। अब वो भी क्या करता, पीछे हट जाता है इसने, क्योंकि उसे इतना पतला सा दूध दिया हुआ था। वो जाके पहले तो डस्टबिन में फेंक देती है कि तुम्हें ये सब कुछ पीने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ुद अपने हाथों से उसके लिए खाना बना के लाई थी जो कि जी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। एंड उसे हंसी हंसी खाना देख के इसे भी बहुत ही खुशी हो रही थी। बाद में जो उल्टा पुल्टा सा खाना बेचारे जी के लिए उसने बनाया हुआ था, मीन कि ये तो डेली की रूटीन ही होती है जिया की, वो कभी भी इस बच्चे को ना खुश नहीं देख सकती, हमेशा ही इसके साथ ऐसे ही किया करती है। कभी भी मज़े का खाना उसे खिलाया ही नहीं, जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो खुद खा जाया करती है। अब शू तो काम में बिजी होता है तो वो कभी भी इन सारी बातों को नोटिस कर ही नहीं पाया, अभी भी कहीं काम पे ही गया हुआ था। अब ये सारी लेडीज़ को इकट्ठा कर लेती है जो कि गांव वाली होती हैं कि देखो कैसे मैंने जी को खाना दिया था और ये वेस्ट कर रही है, उसका सारा खाना इसने गिरा दिया है, वो बड़ा कैसे होगा, इतनी सारी चीज़ें नहीं खाएगा। तो यही सुनते सुनते ऊपर से फिर शू भी आ गया था कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और ये भी रोने लगती है कि देखो मैं तो उस बच्चे के लिए इतना मज़े का खाना बना के लाई थी, और बाकी जो पॉरिज वगैरह था वो मैंने नोटिस किया कि ये सही नहीं है उसके लिए, इसलिए मैंने जाके उसे गिरा दिया। अगर आप लोगों को इतनी तकलीफ़ हो रही है तो मैं वही जाके खुद खा लेती हूँ, लेकिन मैं एक बच्चे को वो खाते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए ये सब कुछ किया। अब सबका रुख तो जिया की तरफ हो जाता है कि क्या तुम जी को सही से खाना नहीं देती थी, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई कि वो छोटा बच्चा। यही सब कुछ देखते हुए शू ने आई से खाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीजुई को दे दी होती है कि तुम ही सब कुछ संभालोगी। बाकी रही जिया, उसने तो उसे साइड पे कर दिया था कि तुम्हें अब मज़ीद ये ट्रबल फेस करने की ज़रूरत नहीं है।
ये सुन के ये तो खुश हो जाती है कि वाओ, आज के दिन तो ये मेरी कितनी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। इवन के कुछ पैसे वगैरह भी उसने इसे दे दिए थे। चीजू उसे हक करके थैंक यू बोलना चाहती थी, वैसे उससे दूर कर देते हैं कि मेरे करीब आने का तो सोचना भी मत। इसे तो और ज़्यादा मिर्ची लग रही होती है कि कैसे इसे आए इतने भी दिन नहीं हुए, बट इसने शू के दिल में अपनी जगह बनाना भी स्टार्ट कर दी है। इस तरह से तो मेरा कुछ भी नहीं बनेगा। थोड़ी देर के बाद ही ये जी को खुद के पास बुलाती है, उससे प्यार से बात कर रही थी। वो बेचारा पहले तो डर जाता है कहीं ये मुझे जिया की तरह मारेगी तो नहीं, बट वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। वो तो यही कहने लगी थी कि अगर तुम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो तो एक अच्छे से पर्सन को तलाश कर लो जो कि वो तुम्हारी जगह पे तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। जिया को कोई और तो रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए कोई बैड सी ड्रेसिंग कर लेती है। खुद की नज़र में तो हूर परी ही लग रही थी कि मैं जाके अपने हीरो शू की अटेंशन पाती हूँ, और ये ची हुई मैडम तो देखती ही रह जाएगी कि इसका हस्बैंड कैसे मेरा हो गया, और उसे चिढ़ाती हुई वहाँ से चली ही गई थी। ये पीछे से सोच रही होती है कि मुझसे प्रीति तो तुम हो ही नहीं। वैसे भी देखना, जब मैं तैयार होके जाऊँगी ना तब तो शू बस मुझे ही देखता रह जाएगा। ये खेतों में आया हुआ था और अचानक ही जैसे इसकी नज़र इधर जिया पे पड़ती है तो बस ये बेचारा तो एकदम शॉक्ड रह जाता है कि मुझे ये क्या क्या देखना पड़ रहा है। ये मैडम तो खुद के शशके मारने से बाज नहीं आती है कि कैसे मैं प्रीति हूँ, और जो कि चीज़ हुई है उसमें तो बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं है। इनके नाम वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकती है ना कुछ। देखो, मैं आज खेतों में आपसे मिलने के लिए आई हूँ, आप इतना काम कर रहे थे ना। अब सारे ही जिया की तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं कि हाँ बॉस, यही आपको डिज़र्व करती है। हमने तो ये सुना है कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा अगली है, शायद आप लोगों का मैच सही से ना बने। और यही सारी बातें चली रही होती हैं कि तभी तैयार हो के चीजुई की भी एंट्री हो गई थी, और वो न्यू ड्रेस पहन के आई होती है एंड बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल दिख रही थी। सारे तो बस उसे देखते ही रह जाते हैं। यहाँ पे तो शू भी अपने दिल की धड़कनों को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके दिल के तार भी कहीं ना कहीं छिड़ चुके थे। अब सारे जैसे कि उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि क्या यही है बॉस जो कि आपकी होने वाली वाइफ है, ये तो बहुत ज़्यादा प्रीटी है और आप दोनों तो एकदम परफेक्ट कपल है। इनकी तारीफ़ें सुन के तो इधर जिया मैडम तो नीचे गिरने का बहाना बनाने लगी थी कि सारे मेरी तरफ मतवज्जो हो जाएंगे, बट वो तो इसके पाँव पे पाँव मारती हुई साइड पे इसके उनके लिए कुछ खाना वगैरह लेके आई थी, सबको सर्व करती है। एंड देन इसके जो इतना ज़्यादा पसीना आया हुआ होता है वो भी साफ़ करने के बाद इसे किस भी कर लेती है कि सबको पता चले कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। ठीक है, अगर हमारी अभी तक शादी नहीं हुई है लेकिन सबको क्लियर तो हो जाना चाहिए। रात को एक गैविन नामी बंदा जिया से मिलने के लिए आया होता है, एक नंबर का ठरकी था। अब यहाँ पे ये एक बहाने से उसे बताती है कि कैसे जो कि अभी अभी लड़की आई है मिस्टर शू के घर पे ना, वो लड़की शायद तुम्हें पसंद करती है, तुम्हें ज़रूर एक दफ़ा उसके पास जाकर ट्राई करना चाहिए। उसने खुद मुझे कहा था कि वो आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक करती है। और बस ये भी एक रेड रोज़ लेता हुआ घर पे आ जाता है। इन्हें जी तो इसे देख के डोर क्लोज करने की कोशिश करता है, बट इसने तो उसके कान ही पकड़ लिए थे कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे घर न आने से रोकने के लिए। वो तो फौरन से इसके हाथ पे बाइट करने के बाद ही इसके पास आके छुप गया था। लेकिन ये साहब होते हैं कि यहाँ पे अपनी हीरोपंती दिखाने लगे थे। अब जैसे कि जिया ने इसे बोला था कि वो तुम्हें पसंद करती है, इसलिए उसे खुद के क्लोज आने को ही बोलने लगा था। वो तो इस ठरकी बंदे को देख के इस पे डंडे से पिटाई तो लगाना चाह रही होती है, बट आगे से इसने वो स्टिक पकड़ ली थी एंड उन्हें मारने की भी कोशिश करता है। ये बेचारी तो जी को खुद से हर हाल में प्रोटेक्ट करती है, इवन कि इसकी बदतमीजी तो बढ़ती ही जा रही थी। और इधर लड़की भागी भागी आ जाती है कि क्या आप लोगों को पता है कि अभी अभी मैंने देखा कि एक लड़का कैसे बॉस के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। जो नई लड़की आई है ना चीजुई, उन दोनों का कोई ना कोई चक्कर तो होना ही है, वरना कि वो रेड रोज लेके वहाँ पे क्यों जाता। ज़रूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है ही सही, सारा उसी लड़की का ही कसूर होगा, पहले उसी ने ही उसकी अटेंशन पाई होगी। ये सारे ही अब उधर जाने लगते हैं और इधर इसने तो उसकी अच्छी खासी दुर्गत बना दी थी। इसी डंडे से इसने उसकी अच्छी खासी कुट लगा दी थी। अब जैसे ही बाहर से आवाज़ें सुनाई देती हैं इसे कि सारे गांव वाले आ रहे हैं, जल्दी से वो डंडा इस पर्सन को पकड़ाने के बाद ही खुद तो जी को लेके बैठ गई थी एंड रोने धोने लगी थी। जैसे ही ऊपर से शू आता है तो उसके पीछे ही आके खड़ी हो जाती है।
यही कहने लगी थी कि ये बंदा हमें मारने की कोशिश कर रहा था, कैसे घर में भी घुस आया, हालांकि मुझे हैरेस करने की भी कोशिश कर रहा था। मैंने इसे कहा कि हमसे दूर रहो और इसने हमें मारा। एंड फिर जल्दी से जी को भी इशारा करती है कि इन्हें बताओ ना कि ऐसे ही हुआ था। अगर हम इस वक्त इनोसेंट नहीं बनेंगे तो कोई भी हम पे विश्वास नहीं करेगा। सारों ने खामखा में ही हम पे इल्ज़ाम लगाने हैं। वो भी बोल पड़ते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल भाई। अर्शु को सारी बात को उसने बता दिया था कि कैसे ये खुद ही यहाँ पे चीजुई को हैरास करने के लिए आया था। हालांकि हमने कोशिश की थी कि इसे उससे बचा पाए और बस इसी चक्कर में थोड़ी बहुत इसे भी मार पड़ी। और इवन के इसने तो हमें अच्छी खासी भी कुट लगाई है। और यही सुनना था, शू ने तो अपने आदमियों को ऑर्डर दे दिया था कि इसे तो जेल में भिजवाओ। मैं उन्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा जो कि मेरे छोटे भाई को नुकसान पहुँचाए या कि मेरी होने वाली वाइफ को। चाहे जो भी है वो तो इसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। अब ये अपनी तोप का रुख मोड़ देती है जिया की तरफ के ज़रूर इसने ये खबर फैलाई होनी है कि जैसे कि मैंने गैबिन को सीड्यूस किया था। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो खुद ही मुझे हैरेस करने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे ये उसे पनिश करना तो चाह रहा होता है। पहले तो जो इधर गांव की लेडीज़ आई थी ना, खामखाम इनका सर खपा रही होती हैं और जिन्होंने इसके बेचारी के खिलाफ रूमर्स भी फैलाए थे, उन्हें ही शटअप कॉल दे के यहाँ से भगा देता है। बाकी रही पीछे से जिया, वो इसलिए इसे माफ़ कर रहा था क्योंकि एक दफ़ा इसने जी को गुंडों से किडनैप होते हुए बचाया था कि अगर तुमने तब जी की हेल्प ना की होती तो मैं तुम्हें घर में बिल्कुल भी स्टे नहीं करने देता। वो भी इधर काफ़ी ज़्यादा अपोलोजाइज़ कर रही होती है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने ये रूमर्स फैलाए, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगी। अब इसे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हुए देख के ये भी कह देती है कि ठीक है हम तुम्हें एक चांस दे देते हैं। ये सब कुछ देखते हुए ना जी को बुरा लगता है कि मैं तो यही चाहता था कि जिया यहाँ से चली जाए, इतनी बुरी लड़कियाँ, बट नहीं, आज तो इसने मुझे बिल्कुल ही निराश कर दिया है। मीन के वो चीज़ पे ही गुस्सा हो गया था कि इसे तो यहाँ से जाने देना था ना, बट नहीं, इसने जिया को रोक लिया। मैं इससे बात नहीं करूँगा अब। ये जैसे ही नोटिस करते हैं कि इसके हाथ पे चोट आई हुई है, फ़ौरन से इसने उसे मेडिसिन लगा दी थी और वो बस जैसे इसके क्लोज आने की कोशिश करती है कि मुझे मेडिसिन की नहीं किसी और चीज़ की ज़रूरत है। यही सब कुछ देखना था। अब वो इसे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं और तभी उसने इसे अपने रूम से बाहर निकाल दिया था कि आपने क्या समझा था, मैं तो ये कह रही थी कि जब शॉपिंग करने के लिए जाएंगे तो आपको मेरे सारे शॉपिंग बैग्स को कैरी करना पड़ेगा। और ये बाहर आने के बाद सोच रहा होता है कि क्या मैं इतना ज़्यादा हैंडसम नहीं हूँ कि उसकी मुझ पर तो बिल्कुल तक पड़ी ही नहीं है। यार ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ। नेक्स्ट डे ये उसे अपनी किसी टुक टुक सवारी पे शॉपिंग कराने के लिए ये सिटी पहुंचाया होता है। मैं यही कहने लगा था कि तुमने जो भी सामान वगैरह ख़रीदना है ख़रीद लो, मैं ज़रा एक काम निपटा के वापस आता हूँ। अब यहीं पे ही हमारी नज़र चीजुई की स्टेप सिस्टर पे पड़ती है, मीन के चैंग पे, जिसने कि एक अमीर आदमी को ही अपने चुंगल में फंसाया हुआ था, जू। हालांकि इसकी शादी जो कि इस सिटी का सबसे रिच पर्सन है, मीन के मिस्टर शू, और सब उसके आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानते हैं कि वो विलेज में रहता है एंड बाकी सारे एम्प्लॉयज़ के साथ ही मिलकर काम करता है। ये मिस्टर शू की कज़न का हस्बैंड होता है, लेकिन फिर भी बाहर मुंह मारना तो इसने बंद नहीं किया था, अपनी मिस्ट्रेस चैंग को बना के रखा होता है। और इस बारे में ऑब्वियसली सी बात है इसकी वाइफ को तो बिल्कुल भी खबर नहीं है, जो कि शू की कज़न है, उसका नाम है शीन। अब जैसे मैडम की नज़र पड़ी थी इधर से जाते हुए इस बेचारी पे, तो बस उसे टॉन्ट मारने से तो बाज नहीं आते हैं कि तुम्हारी क्या हैसियत के इतने बड़े शॉपिंग मॉल के बाहर घूम रही हो। ऊपर से ये भी अकड़ अकड़ के ही उसे दिखा रहा था। खैर इनकी सारी बातों का तो उस पर कोई भी असर नहीं होता है। अब जिस भी चीज़ पे ये हाथ लगाती है फ़ौरन से ये बोल पड़ती है कि ये तो मैं खरीदूंगी। इसने भी जानबूझ के काफ़ी सारी चीज़ों को हाथ लगा दिया था और वो सारे के सारे ही इसे अब खरीदने ही पड़ गए थे। ये देखती है जू की तरफ के शायद कुछ पैसे दे देगा, बट वो निकम्मा निकट्ठू कहीं का अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेता है कि तुमने खुद ही ये सारी चीज़ें बाई की हैं, मैं क्यों तुम्हारी जगह पे पैसे दूँ, जो भी है सारी पेमेंट तुम खुद ही करो। अब अपना सारा सामान लेके जैसे ही बाहर निकलती है, अभी अपनी बहन को कोस ही रही थी कि अचानक इसकी नज़र पड़ती है कि कैसे चीजुई की तो इस सेल्स गर्ल के साथ डील हो चुकी थी। चैंग को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि इसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आते ही उस पर भड़क गई थी कि तुम भी अपनी उसी मरी हुई माँ की तरह ही हो, बिल्कुल वैसी की वैसी। यही सुनना था। वो उसे थप्पड़ मार देती है कि क्या कहा तुमने, ठीक है मुझे जो कुछ बोलना है बोलो, बट मैं अपनी मॉम के खिलाफ एक वर्ड भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, समझी तुम चैंग। अभी इनके बीच लड़ाई हो ही रही थी कि इसी साइड पे ही दिखाया जाता है कि शू को मैनेजर शॉपिंग मॉल की ही कुछ बातें वगैरह डिस्कस कर रहा था।
मिन के सारे शॉपिंग मॉल का ऑनर हमारा हीरो ही है। जैसे ही इनको देखता है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है जंग के साथ इसका, वो फ़ौरन से ही आके अपनी वाइफ को सपोर्ट करता है। दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ गए थे और इसकी नज़र पड़ गई थी कि ये क्या, मेरी कज़न का हस्बैंड भी फिर रहा है। मीन के वो चंग को अपनी मिस्ट्रेस बनाए फिर रहा है। खैर जो भी है, अब मेरी कज़न ने खुद ही इसे पसंद किया था, मैं क्या ही कह सकता हूँ। जू साहब तो आके खूब सारे ही एटीट्यूड दिखाने लगते हैं कि जैसे कि इन सारी चीज़ों को ऑनर तो है ही यही। और इवन कि इसकी फैमिली के तो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस है, इनके साथ कोई भी यहाँ पे तो ऐसे समझो कि फ़ाइट कर ही नहीं सकता और ना ही कोई पंगा ले सकता है। इसका ये बिहेवियर देख के तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो फ़ौरन से इस मैनेजर को इशारा कर देता है और मिस्टर शू कुछ भी कहते और ये मैनेजर ना करता। ऐसे कैसे हो सकता था, उसने तो इन लोगों को अपने ही शॉपिंग मॉल से बाहर जाने का ऑर्डर दे दिया होता है कि वैसे भी आप लोग तो खैर बड़ी हस्ती हैं, सो यहाँ पे रहने की क्या ज़रूरत है। शायद ये शॉपिंग मॉल आप बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते हैं, कहीं और जाके शॉपिंग करिएगा। और यही सब कुछ देखना था। जू तो अपनी इस मिस्ट्रेस को लेता हुआ फिर वहाँ से चला जाता है और वो भी बुरे से फेसेस बनाते हुए, और ये इसकी तारीफ़ करने लगी थी कि वाओ हस्बैंड आप तो काफ़ी ज़्यादा कूल दिख रहे हैं। अब उसके दिल में तो चीजुई को लेके लव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा होता है। दोनों शॉपिंग करके वापस घर पे आ गए थे और जैसे ही इन दोनों पे नज़र पड़ती है जिया की, उसका तो और ज़्यादा जलन के मारे बुरा हाल हो जाता है कि मैं जितनी ही कोशिश करती हूँ इन दोनों को तो खैर सेपरेट कर ही नहीं पा रही हूँ। इसने भी उसे बोल ही दिया था कि ऐसे वैसे सारी चीज़ों को तो मैं संभाल ही रही हूँ, सो तुम बहुत जल्दी इस घर से निकलने वाली हो। और ये देख के अब तो जिया को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि इसे तो मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी, अब देखना कि मैं क्या करती हूँ। रात को अब शू के ही रूम में उसे सीड्यूस करने के लिए आ गई थी। अब अचानक जैसे ही सामने से चुई पे नज़र पड़ती है तो इसकी चीखें निकल जाती हैं। मैं तो उसका मजाक बनाने लगी थी कि वैसे मैं इतनी भी प्रीटी नहीं हूँ कि तुम यहाँ पे मेरे लिए आ गई। ये कह रही थी है कि शट अप, तुम क्या कह रही हो, मैं तुम्हारी वजह से थोड़ी ना आई थी। अब इनकी यही आवाज़ें सुन के तो बाहर से शू भी आ जाता है कि क्या चल रहा है इधर। फ़ौरन से आगे से बहाना बना देती है। अब ये तो जिया कहती हुई चली ही गई थी कि सॉरी मैं स्लीप वॉक कर रही थी तो मुझे पता नहीं चला, गलती से मैं इस रूम में पहुंच आई। उसके जाने के बाद ही ये इसे यहीं पे रोक लेती है कि क्या आप आज के दिन मेरे ही रूम में स्टे करेंगे, और वैसे भी मैं नहीं चाहती हूँ कि आप अपने ही रूम से बाहर सोएं। वो भी अब ये चाहती है कि हम दोनों जल्द से जल्द एक हो ही जाए, मीन के बेड को भी शेयर करें, हमारे जितनी ज़्यादा जल्दी फीलिंग्स डेवलप होंगी तो अच्छा ही है। लेकिन नहीं, वो तो साइड पे ही सो गया था। इस बात पे वो काफ़ी ज़्यादा ही भड़क गई थी। जल्दी से ही फिर सोने का नाटक करने लगती है और ये मन में सोच रहा होता है कि वाह मेरी इतनी तो ज़्यादा इसे ज़रूरत थी ना कि जैसे ही मैं रूम में आया ये फ़ौरन से सो गई। इसका मतलब है कि जैसे ही मुझे खुद के देखती है आसपास तो सेफर फील करती है। गुड। अगले दिन ये जुई से बात करना तो चाह रही होती है बट वो अभी भी से नाराज़ ही लग रहा था, और एक बंदा भागता भागता आता है कि जल्दी से हमारे साथ चलें भाभी जी, कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई मसला हो गया। अब वो जो लड़का गैविन था ठरकी, जिसने के पहले हैरास करने की कोशिश की थी चीजुई को, उसके पापा ने तो बहुत ही शोर मचाया हुआ होता है। उनकी वाइफ लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और उन्होंने नाटक किया हुआ था कि कैसे इन लोगों की वजह से मेरे पाँव पे चोट लगी है और मेरे बेगुनाह बेटे को इन लोगों ने जेल भिजवाया है, इन्हें तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और उनकी ये जो सारी नौटंकी होती है वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यही देखते देखते ऊपर से चीजुई भी आ गई थी। उसे एक आइडिया आता है कि चलो मैं देखो सबके सामने इन्हें कैसे एक्सपोज करती हूँ। बस आते ही इनके बेटे गैवन की बुराइयाँ करना शुरू कर देती है कि वो कैसा बंदा है कैसा नहीं है। अब अपने बेटे की बुराई भला कहाँ ये बंदा बर्दाश्त कर सकता था। जैसे ही उठ खड़ा होता है तो सबके सामने ये तो एक्सपोज होकर रह जाता है कि ये देखो कैसे नाटक कर रहा था, अब तो इसकी टांग बिल्कुल सही काम कर रही है। अब जो कि लाइव इन्हें लोग देख रहे थे, इन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कह रहे होते हैं कि तुम लोग एक लड़की को पहले तो बुली कर रहे हो और ऊपर से एक्टिंग भी कर रहे थे। अब सारे लोगों की ये बातें सुन के इनके तो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील होती है। इन लोगों को तो जेल में ही भिजवा दिया गया था इनके बेटे के साथ। बाद में कंस्ट्रक्शन साइट पे इतनी ज़्यादा हेल्प की थी, ये तो बड़े प्यार से ही चीजुई को देख रहा होता है और वो तो अपने हबी को किस भी कर लेती है। और यही देखना था, वो तो शर्माता हुआ इसे अपना कोट पहना के वहाँ से भाग जाता है।
नेक्स्ट इन्हें घर पे दिखाया जाता है। ये जी को खाने पे इनवाइट करती है, बट वो स्टिल इस पे एंग्री ही था। बाद में उसके रूम में आती है कि तुम्हें क्या हुआ है, जो भी बात है मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अचानक नोट करती है कि इसे तो काफ़ी तेज़ बुखार हुआ है। उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहती थी, और यहीं पे जिया मैडम की इसके सामने भी अब कलर खुलना शुरू हो जाते हैं। वो तो यही कह रही होती है कि वैसे भी ये लड़का हम पे एक बर्डन ही है, उल्टा अच्छा है कि ये मर जाए। तुम्हें तो आसानी होगी ना तब शू को पाने में, लेकिन नहीं, तुम्हें तो इसकी चिंता हो रही है। खैर उसकी बातों का इस पे कहाँ असर होने वाला था। ये तो जी को लेती हुई हॉस्पिटल की तरफ ही दौड़ लगा देती है। एक्चुअली में शू घर पे नहीं था, और ना ही कोई ड्राइवर वगैरह। अब उसे हॉस्पिटल में लेके पहुंच आई होती है, और जिस तरह से कि उसने जी का ख्याल रखा था, इसे भी एहसास हो जाता है कि अगर मेरे भाई के अलावा इस दुनिया में कोई मेरी केयर करने वाला है तो वो ये लड़की ही है। अब ये उसे कहने ही लगा था कि देखिए, मैं आपसे इसलिए नाराज़ था क्योंकि आपने जिया को घर में स्टे करने की इजाज़त दे दी थी। मैं तो यही चाहता था कि जब वो मसला बना था तब उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता। वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अब ये कहने लगी थी कि तुम उसके बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो, तो उसने तो तुम्हें किडनैपर से बचाया भी था फिर भी। और फिर मन में अचानक इसे ख्याल आता है कि अगर उसने इसे बचाया था तो ये फिर उसकी इतनी ज़्यादा केयर क्यों नहीं करता है, इनके दोनों इतने ज़्यादा क्लोज क्यों नहीं है। वो तो इसकी सेवियर है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं। लेकिन इसके बीच कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है ही सही, जिसका मैं पता चला के रहूँगी। कहीं उसने इसे किडनैप करने की कोशिश तो नहीं की थी, और बाद में जानबूझ के ही इनके बीच आ गई। खैर, जो भी सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसने तो हर हाल में उस बात की इन्वेस्टिगेशन करने का सोच लिया था। उनके बीच बातें हो ही रही थी कि तभी अपने भाई को देखता हुआ शू भी आ जाता है और अपोलोजाइज़ करने लगा था कि बस यार, मुझसे गलती हो गई। हम ये भी कह देती है कि ठीक है, अगर गलती हुई है तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। पनिशमेंट ये होती है कि जी आर्ची हुई जैसे ही बाहर घूमने फिरने के लिए आते हैं तो उन्हें भी इन्हें कंपनी देनी ही पड़ गई थी। ये दोनों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लोज तो आ गए थे, बट नहीं, अभी भी शर्मा रहा होता है इससे शू। तो ये देख के जी भी अपना सर हिलाने लगा, ताकि जब तक मैं कुछ नहीं करूँगा ना तब तक तो इनके बीच लगता नहीं है कि कुछ भी होने वाला है। नेक्स्ट एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए आते हैं। अचानक ही शू को कॉल आ गई थी, वो सुनने के लिए बाहर जाता है। पीछे से ये कहने लगा था कि यहाँ का खाना तो बहुत ज़्यादा ही महंगा होगा ना, तो हम इधर से चले जाना चाहिए। और जी को ये बातें करते हुए सुन के इसे दुख हो रहा होता है कि ऐसे नहीं पता है कि इसका भाई वैसे इतना ज़्यादा भी पुअर नहीं है, क्योंकि उसके पास इतने तो पैसे होंगे और मेरे पास भी होंगे, हम एक इस रेस्टोरेंट का बिल पे कर सकते हैं। ये सारा किया तरह जिया का ही होना है, वो हमेशा ही इस बेचारे को लुक डाउन नहीं करती आई। खैर कोई नहीं, जिया से तो बाद में निमट लेंगे। इधर ही एक वेट्रेस आके इनको काफ़ी ज़्यादा बुरी बातें सुनाने लगी थी कि अगर आप लोग इतने रिच नहीं हैं तो इस हाई सोसाइटी में क्या कर रहे हैं। ये अब उसका मुंह तोड़ जवाब तो देना चाहती थी, बट जैसे इधर उधर शरीफ लोगों को देखती है फिर चुप कर जाती है और यूँ रोने धोने का नाटक करने लगती है कि जैसे कि ये बहुत ज़्यादा बीमार है और मरने वाली है, और अपने बेटे को लास्ट टाइम इस रेस्टोरेंट पे खाना खिलाने के लिए लेके आई और आप मुझे बुली कर रही हैं, यही सुनना था। बाकी सारे जो कि इतने ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं वो उठ खड़े होते हैं और इसी वेट्रेस को ही बातें सुनाने लगे थे कि अगर हमारे होते हुए तुमने इस लड़की को ज़रा भी बुली करने की कोशिश की ना, फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा और इसके खाने का जो भी बिल है वो हम पे कर लेंगे। अब वो वेट्रेस को भी अपनी पड़ गई थी कि कहीं मैनेजर को मेरी शिकायत ना लगा दे, इसलिए कह देती है कि नहीं नहीं, आप लोगों को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन दोनों का बिल तो मेरी तरफ से ही होगा। और ये कहते हुए वहाँ से भाग गई थी। इसका आइडिया तो काफ़ी ज़्यादा ही काम आ गया था। अभी खैर इस वेट्रेस से जान छुड़ाई थी कि तभी चंग मैडम फिर उस लवर को लेके आ जाती है जू को, जो कि आते ही पहले इसने उसे मारा था, इसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है कि तब तो शू के होते हुए मैं ऐसा नहीं कर पाई थी, बट तभी शू आके इसका हाथ पकड़ लेता है। अब फिर से इन्हीं दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को ही बहुत ज़्यादा बातें सुनाने लगे थे कि तुम लोगों की इतनी वैल्यू नहीं है कि रेस्टोरेंट पे आओ। इन्हें तो यही लगता है कि शू एक विलेजर है और बहुत ज़्यादा पुअर भी, और यहाँ का बिल कैसे पे कर पाएंगे। अभी मैनेजर से कह देते हैं कि इन दो गरीबों को बाहर निकालो, और मैनेजर कह देते हैं कि क्या आप लोगों को पता भी है कि किसके बारे में बात कर रहे हो। मिस्टर शू को तो ये भी जानता था और इसका गज़नला नहीं जानता होता। वेरी स्ट्रेंज। अब उसने तो इन्हें ही थप्पड़ मार के यहाँ से भगा दिया था कि तुम लोग यहाँ से जाते हो कि नहीं जाते हो, आप लोगों की उल्टा हैसियत नहीं है, उनकी है। इन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि इस लड़के से तो हम निमट लेंगे, और साथ ही साथ ये जो मेरी सिस्टर है ना, इसे भी मैं संभाल लूँगी। अब दोनों ही प्लान बनाते हैं कि हम इनके जो इसकी वाइफ है शिन,
उसका जो कज़न है, जो कि यहाँ का सबसे रिच पर्सन है, उसको जाके शिकायत लगाएंगे इस शू की। देखते हैं कि वो इसे काम से कैसे नहीं निकालता है। बस उसने शायद कोई प्रोजेक्ट वगैरह दे दिया होगा तो इसलिए ही इतरा रहा है, जैसे कि बहुत बड़ा काम कर रहा है। बट फिक्र मत करे, मैं जाके इसकी जब शिकायत लगाऊंगा तब तो इसे जॉब से फायर कर दिया जाना है। रात को ये सेक्सी सेक्सी लड़कों की वीडियोस देख रही थी और ऊपर से अचानक जैसे ही हमारा हीरो आता है तो उसे भी अपनी बॉडी दिखाने को ही बोल रही होती है। आज के दिन तो पक्का पक्का इसने शू को अपना बनाने का फैसला कर लिया था। जैसे ही शॉवर लेने के लिए जाता है, तांग चांग करके उसे देख ही रही थी कि ये आ जाता है। ये पहले तो ये को साइड पे कर देती है एंड देन सेक्स सा ड्रेस पहन के ही लेट गई थी और उसका वेट करते करते जितने तक के वो बाहर आता है ये तो सो गई होती है। वो तो इसे ब्लैंकेट में लिपेट कर वहाँ से भाग गया था और जब तक इसकी आंख खुलती है तो शू को ही कोसने लगी थी कि ये क्या बात हुई। मीन कि इस लड़के में तो बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि अगले बंदे के साथ कैसे पेश आना है। ये भी कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच आए थे हमारे हीरो शू से मिलने के लिए। खैर इन्हें क्या पता कि जिस अपने ही कज़न से मिलने के लिए आया है इनकी इसकी वाइफ का कज़न वो एक्चुअली में मिस्टर शू ही है। इसने पहले शायद कभी उसे देखा नहीं था तो इसलिए इसे खबर नहीं होती है। ये ज़रा उसी की ही उसके सामने ही शिकायत लगाने के लिए आया होता है। अचानक एक मिस्टर वार्ड से इसकी मुलाकात हो जाती है। वो भी काफ़ी ज़्यादा रिच पर्सन था, इसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा था। अब तो जो भी हैरान हो जाता है कि आप इधर काम कैसे कर सकते हैं। तो वो कह देते हैं कि अगर हमारे बॉस मीन के मिस्टर शू जुआन यहाँ पे काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। वैसे भी हम तो उनके अंडर ही हैं। अब वो तो इसी बात से इम्प्रेस होंगे। अब अगर इसे अपने कज़न को इम्प्रेस करना था, मीन कि अपनी वाइफ के कज़न को, तो इसलिए यहाँ पे काम कर लेते हैं कि वो मुझे मौका दे देंगे कि मैं उनसे मिल लूँ। और यही सारा कुछ तो शू भी खड़ा देख रहा था। उसे तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि इनसे तो मैं जितना काम भी करवाऊँ ना उतना कम है। यहीं पर खाना लेके पहुँची होती है शू के लिए और अचानक जैसे इन दोनों को काम करते हुए देखती है तो चीज हुई कहाँ पीछे हटने वाली थी और इन्हें जैसे ही बातें सुना रही होती है तो ये भी कह देते हैं कि तुम बस वेट करो, कैसे हम तुम्हारे हस्बैंड की जाके शिकायत लगाते हैं अपने बॉस को। मीन कि वो तो मेरा कज़न ही है, ऐसे मानो मेरी वाइफ का कज़न है, वो हमारी बात को कैसे टालेगा। आज के दिन तो तुम लोग कंगाल होके ही रह जाओगे। और इसे तो खैर इन सारी बातों की कहाँ टेंशन, ये तो बस अपने हैंडसम से हस्बैंड को देख के ही ना बस उस पर लट्टू हुए जा रही होती है, उसको और ज़्यादा एडमायर करती है। अब इसे अपनी तरफ इतने प्यार से देखते हुए वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता एंड देन इसे किस कर लेता है और ये तो शर्माती हुई वहाँ से भाग गई थी। यार इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली इसे शू से मिलने का मौका मिल गया था और आते ही ये जाने बिना के सामने कौन है शिकायतें लगाना शुरू कर देता है कि आपको उस एरोगेंट पर्सन को ना अभी के अभी फायर कर देना चाहिए। अब जैसे इसकी नज़र पड़ती है कि ओह नो, मैं यहाँ पे जो कि समझ रहा था वो तो सारा उल्ट पड़ रहा है। अब इसे अपनी पड़ जाती है, उससे माफ़ी मांगने लगा था बट इसने नेक्स्ट जो भी इसकी फैमिली के साथ प्रोजेक्ट्स वगैरह थे शू ने कैंसिल कर दिए थे कि जो पनिशमेंट है तुम्हें मिलनी चाहिए। इन सारी बातों से तो ये मैडम चैंग तो बिल्कुल ही बेखबर थी। फिलहाल अपनी सिस्टर को मज़ा चखाने के लिए उसके घर के बाहर आती है और इतना बड़ा मेंशन देख के सरप्राइज रह गई थी कि मैंने तो सुना था कि वो लड़का काफ़ी ज़्यादा पुअर है बट नहीं, ये तो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रही है। एक मेड इससे पूछने लगी थी क्या तुम भी वो जो पहले लड़की आई थी उसकी तरह गोल्ड डिगर हो। और गोल्ड डिगर कहने पे ये तो इस मेड पे भड़क जाती है और इन दोनों की फ़ाइट को तो यहाँ पे पीछे बैठी काफ़ी ज़्यादा ही इंजॉय कर रही थी चीज हुई। और बाद में अपनी सिस्टर से भी कह देती है कि तुमने तो बोला था कि आज के दिन मुझे यहाँ से निकलवा दोगे एंड मेरे हस्बैंड को भी, तो फिर इधर क्या कर रही हो तुम। क्या ये टॉन्ट मारने से तो बिल्कुल भी बात नहीं आती है। इन दोनों की बातें सुनते सुनते ऊपर से शू भी आ गया था। वो तो यही कहता है कि तुम्हारा वो जो है ना लवर वो तो इधर से जा चुका है, अगर तुम चाहती हो कि टाइम पे पहुंचो तो उसके बाद फ़ौरन से ही निकल पड़ो। ये भी कह देती है कि वो तो तुम्हें जॉब से फायर करवाने के लिए लेके गया था, फिर अचानक क्या हुआ। वो कह देता है कि किसी के बाप में भी जरूरत नहीं है कि मेरे साथ पंगा ले पाए। लेकिन फ़िलहाल तो उसने इसे भी नहीं बताया था कि इस सारे एरिया का प्रेसिडेंट तो सिर्फ और सिर्फ हमारा हीरो ही है। एंड देन उसे भी कहने लगा था कि वैसे तुम्हारा टेस्ट इतना भी ख़राब नहीं है एंड वहाँ से चला जाता है। ये कंस्ट्रक्शन साइट पे आई थी लेकिन तब तक तो जोई से छोड़ के भाग ही गया था कि इस लड़की की वजह से मैंने जिस बंदे से पंगा लिया ना मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा होने वाला है और मैं कभी भी इसे माफ़ नहीं करूँगा। ये रात को ड्रिंक करना चाहती है इसके साथ और ये बात अच्छे से शू ने नोटिस कर ली थी। दोनों रूम में पहुंच आए होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ही शू को पसंद करने लगी थी और उसके क्लोज रहना चाह रही होती है और बस अचानक ही बेहोश होकर उसके बेड पे ही गिर गई थी। वो तो जैसे इसे किस करने
लगता है तभी इसकी तबीयत बिगड़ गई थी, क्योंकि ड्रिंक करने की वजह से बहुत ज़्यादा ही टुन्न हो गई थी एंड उसी के ऊपर ही सर रख के सो जाती है। अगले दिन इसके लिप्स को फूला हुआ देख के तो जिया पूछ लेती है कि आपको क्या हुआ। वो तो ये बहाना बना के चला जाता है कि शायद कुछ मच्छरों ने ही बाइट कर लिया होगा। इसे समझ आ जाती है मच्छर के या फिर वो चीज हुई तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मेरे होने वाले हस्बैंड को तुम मुझसे कैसे छीन सकती हो। इनके जिया ने अभी भी हार नहीं मानी थी, उस पर गिव अप नहीं किया था कि शू मेरा है और मैं उसे अपना के रहूँगी। इधर जू आकर शिकायत लगा देते हैं अपनी वाइफ को, वो भी इसके कज़न की। यही कहने लगा था कि जो तुम्हारे कज़न की वाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी है। तुम अगर चाहती हो ना कि अपने कज़न को उससे बचा लो कि वो एक नंबर की गोल्ड डिगर है, तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, उसी लड़की को ठिकाने पे लगाना है। ये तो अपना काम बनाना चाहता था कि कहीं वो लड़की आके इसे ये सब कुछ बता ना दे कि मेरा अफेयर उसकी बहन चंग के साथ चल रहा है। इसे सबसे ज़्यादा दुश्मनी तो उससे नहीं होती है, मिनके शू से नहीं होती है, चीजुई से होती है। कि ऑब्वियसली सी बात है जब उसकी मुलाकात इससे होनी है, ये तो उसके हस्बैंड की कज़न है, तो उसने मेरी शिकायत तो लगा ही देनी है। अब पहले तो काम नहीं बना था, मिनके गेविन साहब तो जेल जा चुके थे, तो इसलिए जिया अपने किसी और न्यू बॉय को बुलाती है। अब ये आदमी भी एक नंबर का ही ठरकी होता है। इसके ज़िम्मे इसने ये काम लगाया था कि अगर तुम भी पैसे कमाना चाहते हो, पिछली दफ़ा तो हमसे गड़बड़ी हो गई थी, हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ था। यहाँ पे जी को किडनैप करने के दोबारा से प्लान बना रहे होते हैं कि पिछली दफ़ा मैंने ये प्रिटेंड किया था कि जैसे कि मैं गुंडों से जी को बचा रही हूँ, इसलिए ही तो मुझे शू ने अपने घर में रहने की इजाज़त दी थी। अब की बार जब जी को पकड़ेंगे ना तो उसके बदले में हमें काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे। आखिर को शू अपने छोटे भाई से इतना ज़्यादा लव जो करता है। अब ये उससे नाम पूछने लगा था कि पिछली दफ़ा भी मैं भूल गया था, सो तुम्हारा क्या नाम है। और ये अपना नाम इधर चीजुई बताती है कि चीजुई फंसेगी, इसलिए अपनी शक्ल उसे नहीं दिखाई होती। खैर वो तो काम करने के बदले में इसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहता था, जो कि वो मान गई थी। और इधर उसने चीजुई की ड्रेस पहनी होती है। जैसे इसे यहाँ से जाते हुए दो लेडीज़ देखती हैं, उन्हें लगता है कि चीजुई जा रही है और एक बंदा भी भाग के जा रहा था। मिनके शू की पीठ के पीछे उन दोनों का अफेयर चल रहा है और हम उसकी शिकायत लगा देंगे सुबह शू से। अब अपने प्लान में तो ये मैडम सक्सेसफुल हो ही गई थी कि अब देखती हूँ कि वो लड़की यहाँ से कैसे नहीं जाती है। अब नेक्स्ट डे ही पहुंची होती है चीजुई के पास, जी का हाथ पकड़ के कि ये घूमने के लिए जाना चाहता है एंड अपनी प्लेस का इसने बता दिया था कि वहाँ पे पहुँच जाना। इसे मालूम था कि वो किडनैपर आया होगा और जी को पकड़ के ले जाएगा और सारे का सारा इल्ज़ाम ही इस मैडम चीजुई पे लगेगा। एंड बस शू ने तो इसे घर से धक्के दे के बाहर निकाल देना। और इस तरह से मेरा तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, ये भी ठिकाने पे लगेगा एंड ये लड़की भी इधर से चली जाएगी और शू तो मेरा हर हाल में हो ही जाना है। अब इसकी चाल को तो ये दोनों समझ चुके होते हैं कि इसने क्या ये सोच के रखा हुआ है कि हम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, बिल्कुल भी उस जगह पे नहीं जाने वाले थे जहाँ पे कि इसने उन्हें सैर सपाटा करने के लिए भेजा था। अब पीछे से कॉल मिला देती है शू को कि कैसे जी गायब है, उसे देखने के लिए घर पे आओ। जैसे ही वो लोग घर पे आते हैं तो यहीं पे चीजुई की शिकायतें लगाना शुरू कर देते हैं कि ज़रूर उसी ने जी को किडनैप करवाया होगा, हमने तो ये भी देखा था कि रात को वो किसी और आदमी के साथ थी। यही सारी बातें सुनते सुनते पीछे से चीजुई भी आ जाती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और आते ही उसने जिया को थप्पड़ मार दिया था कि तुमने ही मेरे खिलाफ दोबारा से रूमर्स फैलाए होंगे। इसे तो मोहल्ले के किसी भी लेडीज़ पे एतबार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ पे होता है। इसलिए फ़ौरन से पूछ लेते हैं कि मुझे तुम सच सच बताओ, क्या ये जो लोग बोल रही हैं ये सच है। वो तो फ़ौरन से कह देती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो आपको चीट करने का सोच भी नहीं सकती हूँ और जी को किडनैपर्स का तो पकड़वाऊँगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। बाकी इन लोगों ने जो सस्पिशियस से बंदे को देखा था मीन के, उसी किडनैपर को पकड़ के लेके आ जाते हैं। अब ये तो उसके पूछने लगे थे कि तुम्हें किसने हायर किया था, वो तो चीजुई का नाम लेते हैं। एंड देन जैसे चीजुई पे नज़र पड़ती है ना इसकी, ये कह देते हैं कि नहीं ये वो लड़की नहीं हो सकती है जिसने कि मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी, उसकी तो गर्दन पे वो लव बाइट्स के निशान होंगे। अब सारी लेडीज़ देखती हैं कि वो लव बाइट्स के निशान तो इधर जिया की गर्दन पे है। बस अब तो ऊपर से जी भी आ गया था, मिनके जी को तो किडनैप नहीं किया था इन लोगों ने। अब जी ने भी आकर शिकायत लगा दी होती है कि कैसे पिछली दफ़ा भी इसी ने उसे किडनैप करने की कोशिश की थी। बेचारा बस इसके डर की वजह से चुप रहा, हमेशा उसे डराती जो धमकाती आई थी।
अब तो चीज़ हुई काफ़ी ज़्यादा ही भड़क जाती है कि तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई। मीन के अब जिया ना सिर्फ इनके घर से जाने वाली थी बल्कि पक्का पक्का जेल भी। इतनी ज़्यादा हेल्प की थी कि कैसे जी को इसने बचाया है उन किडनैपर से। वो इसे थैंक यू बोल रहा होता है, ये भी कह देती है कि थैंक यू से काम नहीं चलेगा। वो काफ़ी सारे पैसे जैसे ही इसे देता है ये निराश हो जाती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। एंड देन वो इसके फोरहेड पे किस कर देता है। बस जो उसे चाहिए था वो उसे मिल गया। एंड रात को तो दोनों खूब सारी मस्ती करने लगे थे। वो इससे अपने लव की कन्फेशन भी करते हैं। वैसे भी जो कि अरेंज मैरिज की गई थी इसके बाद ये तो अब अपने मैरिज सर्टिफिकेट हासिल करने का भी सोचने लगे थे कि एंड देन फिर हम ऑफिशियली सबको बता देंगे कि हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं। अब जैसे ये बॉक्स ओपन करते हैं तो उसमें रिंग नहीं होती। एंड बस इसी चक्कर में जैसे ये रिंग ढूंढ रही थी कि कहाँ गई कहाँ गिर गई, इसने चुपके से उसके हैंड में वो पहना दी थी। और अचानक लाइट चली जाती है एंड फायरवर्क्स होने लगे थे। इसने तो उसे हाँ कर दी थी कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोनों फायरवर्क्स को मिलके देखती हैं और इन दोनों को खुश देख के ये भी खुशी हो रहा था। खैर अब इनके प्यार में रुकावट बनने के लिए उसकी कज़न शिन थी ना, जो कि यहाँ पे उसकी शिकायत लगाने के लिए ही पहुँची होती है। उसे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी कि ये लड़की एक नंबर की गोल्ड डिगर है। बट कहाँ उसका कज़न शू यकीन करने वाला होता है। अब ये अशू को साइड पे कर देती है कि अपनी कज़न से कैसे बात कर रहे हो। लेकिन अब जैसे ही इसका बिहेवियर एंड एटीट्यूड देखती है तो इसे समझ आ जाता है कि मिन के जू की तरह उसकी वाइफ भी अकल से पैदल है। अब उसे बताने की कोशिश करती है कि कैसे जू आपको चीट कर रहा है, मिन के उसका अफेयर चल रहा है। बट नहीं, इसके दिमाग में तो भूसा भरा हुआ था। ये समझ लेती है कि जैसे कि ये जू को पसंद करती है और इसलिए हम दोनों को जुदा करना चाहती है कि बाद में इसका चांस बन पाए। ये उसे समझाने की कोशिश करती है कि आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं, मेरे तो इतना हैंडसम सा हस्बैंड है और मैं अपने हैंडसम से हस्बैंड के होते हुए आपके वो जिसकी शक्ल चूहे के जैसी है उसके बारे में सोचूंगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ऊपर से ये आ गया था। अब उसे देखते हुए अचानक इसकी नज़र पड़ती है कि इसके हाथ पे तो चोटों के निशान है। बस जी अब इसे शक होने लगता है कि जी को तो ये टॉर्चर करती है, ज़रूर उसे ही मारती होगी, उसे बर्डन समझती होगी। अब तो इसे डाउट होने लगा था कि ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसे तो मैं शू की लाइफ से निकाल के रहूँगी। रात को इसने उनके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दी थी कि जब वो टुन हो जाएगी तो मैं सारी असलियत उसके मुंह से गुलवा लूँगी। एंड पीछे से रिकॉर्डिंग भी करने ही लगी थी कि जो भी बोलेगी वो मैंने सारा शो को जाके बता देना है। अब ये तो नोटिस कर लेती है मिरर में देख के कैसे ये रिकॉर्डिंग कर रही है। अब यहाँ पे ये भी बोल रही थी कि देखो आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने जी पे बिल्कुल भी जुल्म नहीं किया है, वो तो गेविन थी। अगर आपको विश्वास नहीं आता तो आप किसी से भी पूछ सकती हैं। खैर ये तो बिल्कुल भी टुन नहीं हुई थी। ऊपर से शू भी आ जाता है और शू के आते ही ये तो साइड पे चली गई थी। पीछे से वो बोल रहा था कि ये तो शुक्र है कि हमने एंड टाइम पे वो उन ड्रग्स को ना साथ ही साथ एक्सचेंज कर लिया था, वरना कि इन ड्रग्स की वजह से तुम पे बुरा असर हो सकता था। तो फिर मैं क्या करता, अगर वाकई में ये ड्रग्स देती ना मेरी कज़न तुम्हें तो मैंने उसे जेल ही भिजवा देना था। और जैसे तैसे करके वो बच गई है। अगले दिन इसके हाथ में ये रिंग देख के तो आंटी जुई काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती है। एंड देन पूछने लगी थी कि वैसे आप दोनों के बीच कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो कुछ ना कुछ तो कर लेना चाहिए, तो मैं ज़रूर इस बार में कंफर्म करना चाहिए कि वो फ्यूचर में तुम्हें बेबी भी दे सकता है कि नहीं दे सकता। अगर नहीं दे सकता है तो मैं फिर तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। अब ये बातें कर ही रहे थे कि ऊपर से शू आ जाता है कि कौन मेरी वाइफ को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। आंटी जोई तो वहाँ से भाग गई थी। एंड पीछे से जेलिस इन दोनों को साथ में ये थोड़ी बहुत मौज मस्ती करते हुए देख के अब शिन मन में सोच रही होती है कि कहीं मैं गलत गुमान तो नहीं कर रही हूँ, चीज़ भी वैसी लग नहीं रही है जैसे कि मुझे जू ने बताया था। और पीछे से चंग आ जाती है। वो भी जानती थी कि ये तो जू की वाइफ है, मिन के अगली ही है, मुझसे प्रीति तो बिल्कुल नहीं है। जल्दी वो इसे डिवोर्स दे देगा एंड देन जू और मैं हम दोनों एक हो ही जाएंगे। वो तो जस्ट मनी की खातिर ही इसके साथ चिपका हुआ है। जब वो इसे छोड़ देगा ना फिर बस उसकी सारी मनी पे मैं ही राज करूँगी। इसने तो आते ही शिकायतें लगाना स्टार्ट कर दी थी अपनी बहन की। खैर ये भी बता देती है कि मैं उसकी बहन हूँ, मिन की चीज हुई की है एंड खैर स्टेप सिस्टर भी। अब उसने जो भी से झूठ बोलने थे वो सारे ही बोल दिए होते हैं। अब गांव वाले तो जैसे ही चीज़ को देखते हैं तो काफ़ी सारी बातें बताने लगे थे। आंटी जोई इसका हाथ पकड़ के जो यहाँ के मुखिया होते हैं उसके पास लेके जाती हैं, क्योंकि इन सारे गांव वालों ने ही मिलकर शिकायत लगा दी थी कि इस लड़की को इधर से भगा दिया जाए, ये शू के काबिल नहीं है।
इसकी बहन ने खुद आके हमें बताया है कि सिटी में कैसे इसका अफेयर बहुत सारे लड़कों के साथ चल रहा था। चैंग ने तो एविडेंस के तौर पे इसकी जो लड़कों के साथ फोटोज थी वो सबको ही एडिट किया होता है, लेकिन ये भी बड़ी स्मार्ट होती है। अब सबको ये बताने लगी थी कि देखो कैसे जब इन्होंने ये मेरी पिक्चर्स क्लिक की हुई हैं मिन की शादी से पहले, तब तो वो रेस्टोरेंट बना ही नहीं था जिसके बाहर के इसने मुझे दिखाया गया। सो खुद ही बताओ कि वो कैसे, फिर उसका नाम कैसे शो हो रहा है। अब सारे इसकी बात पे विश्वास कर लेते हैं और भी कुछ पॉइंट्स थे जो कि सबके सामने आते ही वो तो अब इनोसेंट इसने खुद को प्रूव कर लिया था। अब चैंग को धक्के मार के वो अपने विलेज से बाहर निकाल देते हैं। शिंग को भी बुरा लग रहा था कि मैंने ही खामखा में इस बेचारी को गलत समझा। सो फ़ौरन से ही आके इससे अपोलोजाइज़ कर लेती है। बाद में शू पूछ रहा था कि मैंने सुना है कि आप लोग हेड चीफ के पास गए थे, वहाँ पे क्या बना? तो ये आगे से झूठ बोल देती है कि बस वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब क्लियर हो चुकी है। अचानक इसे कॉल आती है। असिस्टेंट ने बता दिया था कि जिस लड़की की शू के साथ शादी अरेंज की गई थी, मिनके ग्रैंडपा ने करवाई थी, वो चैंग थी, ना कि चीजुई। बस अब उसने तो इसे शू के सामने एक्सपोज कर दिया होता है कि इस लड़की को अभी के अभी घर से बाहर निकालो, ये वो लड़की नहीं है जिसके साथ क्या आपने शादी करनी थी। कैसे झूठ बोल के यहाँ पे रह रही थी। अब चीजुई भी अपोलोजाइज़ करती है कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं आना चाहती थी, मेरी सिस्टर एंड बाकी मेरे पापा ने सब ने मुझे फोर्स किया था कि मैं यहाँ पे आके आपके पास रहूँ, क्योंकि उन्हें लगता था कि आप पुअर हैं, आप विलेज से बिलोंग करते हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पे आई थी। अगर वाकई में अगर आप मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, बट नहीं। अब ये जैसी भी थी, चैंग थी या नहीं थी, कोई भी लड़की थी, मुझे उससे दूर नहीं करना चाहता था। वो जस्ट चीजुई को पसंद करता था, बल्कि अपनी लाइफ में आने के लिए इससे थैंक यू बोल रहा होता है कि मैं खुश हूँ कि उसके बजाय तुम यहाँ पे हो। अब इसे जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि यहाँ पे चीजुई काफ़ी ज़्यादा जी को मारा करती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। आंटी जुई के थ्रू से मालूम हो जाता है कि ये सारा करने वाली तो जिया मैडम थी, इसी वजह से ही तो वो जेल पहुंची हुई है। उसने कैसे चीजुई को हैरेस करने के लिए एक बंदे को हायर किया एंड सेकंड बंदे को भी, एंड जी को पकड़वाने के लिए भी कि वो इसे किडनैप करेंगे और उसके बदले में पैसे कमाएंगे। इसे काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है कि मैंने ही खामखा में उस बेचारी को इतना गलत समझ लिया, हालांकि ऐसी तो कोई बात थी ही नहीं। इन लोगों ने अपने मैरिज सर्टिफिकेट हासिल कर लिए थे, बस यही कह रहे होते हैं कि कुछ दिनों के बाद ही हम सबके सामने ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे एंड एक मैरिज पार्टी का भी अरेंज करेंगे। दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहे होते हैं। इधर घर पे जू को तो खैर इन लोगों ने एक्सपोज करना ही था। जू को अपनी पड़ी हुई होती है कि कहीं मेरी वाइफ की बातों में ना आ जाए कि मेरा इसकी सिस्टर चंग के साथ चक्कर चल रहा है। वो ऐसे एक्स यहाँ पे शो करवाने की कोशिश करता है कि जैसे कि ये उसे सीड्यूस कर रही है। अब यही सारा कुछ तो बाहर से ये भी सुन रही थी एंड देख भी रही थी, इसलिए शिन को अब डाउट होने लगा था कि कहीं सच में ये जू को सीड्यूस तो नहीं कर रही थी। अब ये भी कह देती है कि ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ झूठ बोल रहा है। अब वो इसकी शिकायत शू से लगाती है, बट तभी ऊपर से शू आ गया था कि मुझे तुम बताओ कि सच सच क्या बात है। ये भी कह देती है कि देखो कैसे जू यहाँ पे मुझ पे ही ब्लेम किए जा रहा है। अब उसकी शक्ल देखो और अपनी देखो, इतना हैंडसम एंड हॉट सा हस्बैंड होते हुए मैं इसे सीड्यूस करूँगी, भला ये कहाँ का क्वेश्चन बनता है। ये अब बाहर निकले ही होते हैं कि तभी जूई से आइडिया देते हैं कि ज़रूर वो गोल्ड डिगर है ना, उसे पैसों की ऑफ़र करो, तभी वो शू की लाइफ से चली जाएगी। बाद में शीनी से मैसेज करती है, खुद से मिलने के लिए बुला रही थी और पैसों की भी ऑफ़र कर रही होती है। ये शू को बता देती है एंड ये भी कहती है कि अपने दिल पे पत्थर रख के इस बार मैं आपको ही सिलेक्ट करूँगी, ना कि पैसों को। नेक्स्ट जैसे वो इसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़ाती है। इसने जो भी उसे डॉक्यूमेंट्स दिए थे कि जो पैसे लेने हैं ले लो, वो तो सारे के सारे ख़त्म कर देती है कि आपने क्या समझा था कि ये पैसे लेने के बाद मैं शू को छोड़ दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। बाकी आपके हस्बैंड का जो अफेयर चल रहा है मेरे साथ डील कर लें, मैं उन्हें एक्सपोज करके रख दूँगी। ये भी उसके साथ कर लेती है एंड बाहर आके कहने लगी थी कि मैंने अंदर जो कि सारी बातें कर ली हैं, लेकिन वो मेरी बात मान ही नहीं रही है शू को छोड़ने के लिए, इसलिए अब मुझे चैंग से बात करनी पड़ेगी। लेकिन उसका नंबर मेरे पास नहीं है। चंग का नाम सुनते ही जू को अपनी पड़ जाती है, इसलिए फौरन से बोलने लगा था कि नहीं नहीं शीन, तुम रहने दो, उससे कांटेक्ट मत करो, मैं खुद ही बात कर लूँगा, इस सारे मामलात को मैं खुद ही सुलझा लूँगा। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि चीजुई चंग को कॉल मिलाती है। अब उसे जू के खिलाफ भड़काने लगी थी कि अगर तुम जानना चाहती हो कि कैसे वो मुझ पर डोरे डाल रहा है एंड इवन कि मेरी अटेंशन पाना चाहता है, अब मेरे इतने ज़्यादा डीपली प्यार में भी पड़ चुका है, सो वो देखने के लिए मेरे घर पर आ जाओ। अब ये तो जेलिस फील करने लगी थी, फ़ौरन से ही अब अपनी बहन के घर पे जाने लगती है। अब इसे रास्ते में काफ़ी ज़्यादा कॉल्स करता है
यहाँ पे जू इसे समझाने की कोशिश जाहिर सी बात करने लगा था कि अगर शिन तुमसे रब्ता करे तो उसे कुछ भी मत बोलना, लेकिन ये उसकी कोई भी कॉल पिक नहीं करती। इनकी बातें तो शू ने सुन ली थी। वो तो बहुत ज़्यादा ही जल रहा होता है कि अभी अभी क्या मेरे सामने किसी और बंदे की तारीफ़ कर रही थी कि वो तुमसे इतना ज़्यादा लव करता है, और बस फिर क्या था, ऐसे ऐसे उठाता हुआ फिर वहाँ से जाने लगा था। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जहाँ पे कि जू अब चीजुई के बुलाने पे घर पे आया होता है, वहीं पे पीछे से ये भी टपक के आई थी। अब उसे फिर से समझाने की कोशिश करने लगता है कि देखो तुम ना ये गलत मत समझना कि जैसे कि वाकई में मैं वो जो अगली लड़की शिन है उससे लव करता हूँ, नहीं। बस चंद दिन और वेट करो, कैसे उनसे डिवोर्स ले लूँगा और वो सारी मनी हमारी होगी। एक तरह से तो वो इसे भी लालच में ही रखना चाहता था कि जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे भला मैंने इसे कहाँ एक्सेप्ट करना है। अब इनकी सारी बातें तो इन लोगों ने सुन ली होती हैं, दोनों ही एक्सपोज हो चुके थे। वो फिर से ब्लेम कर रहा होता है कि यही लड़की मुझे सीड्यूस कर रही थी, बट शिन उसके कहने में नहीं आने वाली होती। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख भी लिया था एंड सुन भी लिया था। वो इसे थप्पड़ मार देती है और यहाँ पे इन दोनों की तो गार्ड से कह के इन्होंने अच्छी खासी कुट लगवा ली थी कि इसके बाद तो इनके चेहरों पे जख्म ही हो गए होते हैं। शो भी पुलिस को लेके आ गया था और इन दोनों को तो जेल में ही भिजवा दिया जाता है कि कैसे दूसरों को धोखा देते आए। बाद में शीना अपोलोजाइज़ कर लेती है कि मुझे तुम्हें गलत नहीं समझना चाहिए था, बस मुझे माफ़ कर देना। खैर वो कहाँ नाराज़ रह सकती थी, फ़ौरन से माफ़ कर देती है। जेल से निकलने के बाद ही ये तो अपना बदला चीजुई से लेना चाहती है। फ़ौरन से ही मॉम डैड को भड़काने लग गई थी चीजुई के खिलाफ के कैसे अपने हस्बैंड के होते हुए वो दूसरे के साथ अफेयर चलाती रही, या उसने मेरे साथ क्या सलूक किया, बस एक दफ़ा जाके ना उसका तो अच्छे से काम तमाम कर देते हैं हम। और बाकी जो कि उसकी नेचर है उसके बारे में भी क्यों ना उसके हस्बैंड को बता दिया जाए। ये भी कह देते हैं कि हाँ ठीक है, अब तो हम पक्का पक्का उसे जाके एक्सपोज कर देंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आज के दिन ही इन लोगों ने अपनी वेडिंग सेरेमनी का अरेंज किया हुआ था। सबको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया होता है कि हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और बस इनके स्पेशल एंड हैप्पी मोमेंट को ख़राब करने के लिए ये लोग पहुंचे होते हैं ना। और आते ही वो तो इस बेचारी पे बहुत ज़्यादा ही भड़क गए थे कि तुमने चोरी चोरी शादी करने का भी सोच लिया शू से, और इस बारे में हमें बताया तक नहीं, तुम भी बिल्कुल अपनी मॉम की तरह ही हो। ये भी कह देती है कि अच्छा तो मैं अपनी मॉम की तरह हूँ और आप अपने बारे में बताएं। मेरी मॉम की सारी प्रॉपर्टी पे तो आपने कब्जा जमा लिया, एंड देन उसके बाद आपने अपनी ये मिस्ट्रेस बना ली। शादी करने के बाद ही आपकी दूसरी बेटी भी होगी, कभी भी आपने मुझ पे तवज्जो दी ही नहीं। यही सब कुछ सुनना था। वो तो इसे थप्पड़ मार देते हैं कि तुम मेरे सामने ज़बान चला रही हो, यही सब कुछ देखना था। ये तो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इन्हें तो धक्के मार के यहाँ से बाहर भिजवाओ। बाकी इन लोगों को वो फिर बता देता है कि जो कि इस सिटी का सबसे रिच पर्सन है वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर शू ही है, क्योंकि इसके सामने कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकता था। उसने तो इसके पापा एंड मॉम को चुप करा दिया होता है। और ये सुन के तो चीजू एकदम सरप्राइज ही रह गई थी कि क्या आप ही वो रिच पर्सन है, तो इस बारे में आपने मुझे बताया क्यों नहीं था। वाह, मेरी तो लॉटरी निकल आई। ये तो यहाँ पे जैसा कि इन्होंने अपनी बेटी को थप्पड़ मारा था बदले में, ये बिल्कुल वैसा सा इन अंकल को भी थप्पड़ मार देता है कि इन्हें भी एहसास होना चाहिए ना कि दूसरों को तकलीफ़ देते हुए कैसा फील होता है। अब उन सारे लोगों को वहाँ से भेजने के बाद ये दोनों तो अपने रूम में ही आ गए थे। अब इधर चीज़ हुई तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ही हैप्पी लग रही होती है कि एक तो हॉट एंड हैंडसम मुझे हस्बैंड मिला, एंड सेकंड नंबर पे बहुत ज़्यादा रिच भी है। जैसा कि मैंने सोचा था कि मुझे इतना ज़्यादा रिच हस्बैंड मिलना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में और भला क्या चाहिए। इतनी तो प्यारी सी छोटी सी फैमिली है मेरी, एंड इसकी खुशी में ही हमारा हीरो खुश हो रहा था। वैसे भी उसे अपनी लाइफ में केयरिंग एंड प्रीटी सी वाइफ चाहिए थी जो कि उसे मिल गई थी, एंड उसके छोटे भाई का ख्याल रखने वाली भी। एंड इनके इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सो गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, एंड अपना ख्याल रखना।